I am Dr. Chand Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, DAV कॉलेज अम्बाला सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर एंड हुमायूं। इस टॉपिक को समझने से पहले तो ये देखा जाए कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ा जाए, मुगल एम्पायर को क्यों पढ़ा जाए। मुगलों ने भारत के 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है उसको बड़े गहरे से प्रभावित किया है उसको, और उसमें उनकी न केवल राजनीति बल्कि उनका धर्म, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है और पूरे समाज में एक बदलाव आया है। तो इसीलिए मुगल साम्राज्य को पढ़ा जाए। और मुगल साम्राज्य में के जो संस्थापक हैं वो हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में ही क्यों आया, भारत में ही क्यों अटैक किया, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें जो सेंट्रल एशिया की जो राजनीति है उसको हमें समझना पड़ेगा। अब सेंट्रल एशिया में बाबर का जो जन्म था वो फरगना का जो एम्पायर था, उस फरगना के एम्पायर में उनके पिता उमर शेख मिर्जा शासन करते थे। 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में, जो फरगना की कैपिटल थी, जो आज उज्बेकिस्तान देश में है, उसमें 14 फरवरी 1483 को बाबर का जो जन्म है वो हुआ। अब बाबर बेसिकली जो है वो चगताई तुर्क था। पिता की तरफ से वो तैमूर के खानदान से था जिनका समरकंद और उसके आसपास के इलाकों में जिनका प्रभाव था, और माता की तरफ से चंगेज खान से उसका संबंध था। उनकी माता का नाम कुतुब निगार खानम, और उसने जो शासन व्यवस्था के बारे में सीखा वो अपनी नानी से सीखा उन्होंने। तो इस प्रकार से उसका जो परिवार था उस ऐसे राजनीतिक परिवार में उसका जन्म हुआ जो उस समय मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण वंश जो है मुगलों का माना जाता है। चगताई तुर्क कबीला होते हुए भी वो अपने आप को मंगोलों से जोड़ने की कोशिश करते थे। अब इस क्षेत्र में जब बाबर 11 साल 4 महीने का था, उसके पिता उमर शेख मिर्जा की छत पर कबूतर उड़ाते हुए वहां छत से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हुई, उनके पिता की, उमर शेख मिर्जा की। तो 11 साल 4 महीने की उम्र में बाबर जो है वो फरगना का शासक बना। अब फरगना का जो शासक था उसके लिए शासन व्यवस्था वहां संभालना कोई आसान काम नहीं है। उसके खुद के सगे संबंधी, उसके चाचा जो समरकंद में शासक थे, अहमद मिर्जा, एक उनके मामा महमूद खान, वो दोनों मिलकर फरगना पे अटैक करते हैं। उनके साथ बाबर ने समझौता किया और उस समझौते में वो फरगना को बचाने में कामयाब हुआ। बाद में जब अहमद मिर्जा की मृत्यु हुई तो बाबर के मन में ये था कि वो समरकंद को जीते, और समरकंद जो है वो तैमूर की राजधानी भी था, इसलिए उनके पूर्वजों की राजधानी, एक प्रभावशाली इलाका था, इसलिए उसको जीतने का उसने प्रयास किया। 1496 में जब उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया तो असफल रहा। 1497 में वो कामयाब रहा, लेकिन वो भी केवल 100 दिन तक शासन कर पाया समरकंद में। उसके बाद फरगना में विद्रोह हो गया है। उसका एक सौतेला भाई है जिसका नाम है जहांगीर मिर्जा, उसने वहां विद्रोह कर दिया है। अब वो समरकंद से फरगना को बचाने के लिए चला। जब वो फरगना गया तो फरगना में विद्रोह हो चुका था, अब यहां भी विद्रोह हो गया है, समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया और फरगना में उसका जो सौतेला भाई था उसने अपना अधिकार कर लिया। तो बाबर की स्थिति ये रही, जब फरगना और समरकंद दोनों उनके हाथ से निकल गए तो बाबर बाबरनामा में लिखता है, इस प्रकार फरगना के लिए मैंने समरकंद छोड़ा, मुझे न दूसरा ही मिला और न ही पहला मेरे पास रहा। तो ये जो हिस्सा था उसके राज्य का वो उसके हाथ से चला गया, बाबर के हाथ से। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि फरिश्ता भी लिखता है उसमें, वो कहता है इसके बारे में, भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति वह इधर उधर मारा मारा फिरा जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ धक्के खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1498 में भी उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1500 में समरकंद फिर उसके हाथ से निकल गया
और 8 महीने बाद शबानी खान जो है उसने 1501 में समरकंद पर अधिकार कर लिया। ये जो शबानी खान था ये उज्बेक था। उसके साथ समझौता करने की भी बाबर ने कोशिश की। जो बाबर की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था खानजाद बेगम, उसके साथ भी उसने विवाह किया शबानी खान का, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ और वो विद्रोह करता रहा। ऐसी स्थिति में बाबर ने शबानी खान के साथ समझौता किया। बाबर की जो बड़ी बहन थी खानजाद बेगम, उसके साथ उसका विवाह किया बाबर ने। उसके बावजूद भी जो शबानी खान है वो किसी भी तरीके की रियायत जो है वो बाबर को नहीं देता है। अब ऐसी स्थिति में उसने इस इलाके को छोड़कर दक्षिण की तरफ चला, वो नीचे की तरफ काबुल की तरफ। जो अफगानिस्तान में जो स्थिति थी वो ये थी कि मुकीम अर्गो जो अफगानिस्तान का उस समय जो शासक था, लोग उसके विरुद्ध थे। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को इकट्ठा करके, सैनिकों को इकट्ठा करके उसने इस इलाके पर हमला किया। और जो एक क्षेत्र था जिसका नाम था कुंदूज, कुंदूज में जो खुसरो शाह गवर्नर था मुकीम अर्गो का, उसको वो पराजित करने में कामयाब रहा बाबर। अब मुकीम अर्गो का जो गवर्नर था उसके खुद के स्वयं के जो सैनिक थे वो बाबर से जा मिले। अब इससे बाबर को और भी ज्यादा मजबूती मिली और उसने आसानी से काबुल के ऊपर अधिकार कर लिया। अब जब वो बाबर का अधिकार काबुल पर हुआ, उसने सबसे पहले आते एक टाइटल लिया पादशाह का। उससे पहले हिंदुस्तान में भी ज्यादातर जो शासक हैं वो अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द लगाते हैं। सुल्तान का मतलब होता है प्रतिनिधि, खलीफा का प्रतिनिधि है। ये पादशाह, शाहों का शाह, अपने आप को अलग एक आइडेंटिटी उसने दी। और ऐसा नहीं है कि अब वो समरकंद को भूल गया है, उसने दोबारा समरकंद के ऊपर फिर अटैक किया है। और वो ऐसी स्थिति जब पैदा हुई जब ईरान का जो शासक था जिसका नाम था शाह इस्माइल सफवी, उसने शबानी खान जो उज्बेक नेता था उसको पराजित कर दिया। और ये 1508 में ये शबानी खान युद्ध में मारा गया। इसका फायदा उठाते हुए 1510 में उसने फिर अटैक किया, लेकिन 11 और 12 में वो इसको कब्जाने में कामयाब रहा समरकंद को। लेकिन कुछ समय बाद 1514 तक उसके अधिकार में रहा। शबानी खान का भतीजा अब्दुल खान, उसने समरकंद को फिर इससे छुड़वा लिया और उसके बाद बाबर जो है वापिस आया। इसके बाद उसने एक बार और कोशिश की थी, जब वो हिंदुस्तान को जीत गया, अपने पुत्र हुमायूं को उसने समरकंद पर भेजा था, लेकिन स्वयं उसने कोई अटैक समरकंद पर उसके बाद नहीं किया। ऐसी स्थिति में अब काबुल में जब वो आया तो काबुल से उसका ध्यान जो था वो भारत की तरफ गया। अब वहां बार बार असफल होने पर समरकंद के प्रति जो उसका प्रेम था वो इस तरीके से व्यक्त करता है बाबरनामा में, मनुष्य के रहने लायक दुनिया के किसी भी हिस्से से समरकंद जैसा आनंददायक कोई और शहर नहीं है। उसने इसकी शानदार इमारतों, बगीचों, व्यापार और निर्मित वस्तुओं, इसके चारों ओर फैले रमणीक मैदानों और इसके फलों तथा शराब की भूरी भूरी प्रशंसा जो है उसने की है। अब बाबर ने जब अटैक किया पानीपत के ऊपर, 5वां आक्रमण था वो उसका, उससे पहले वो 4 बार और आक्रमण कर चुका था भारत के ऊपर अलग अलग समय में। यहाँ स्थिति क्या बनी है, 1517 में सिकंदर लोधी का पुत्र इब्राहिम लोधी, जो एक अयोग्य सुल्तान माना जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी है वो, और लोधी वंश का भी अंतिम सुल्तान है। 1517 में वो सिंहासन पर बैठा है। उसकी गतिविधियों की वजह से जो उसके खुद के लोग हैं, जो खुद के उसके गवर्नर हैं, जो अफगान साथी हैं उसके, वो सब उसके विरुद्ध हो गए हैं। और ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर बाबर ने भारत के ऊपर अटैक करना शुरू किया। अब उसने पहला जो आक्रमण था वो बिल्कुल काबुल के बिल्कुल नजदीक है बाजौर पर उसने सबसे पहला आक्रमण किया और जो यूसुफजी जो कबीला था उसको वो हराने में कामयाब हुआ। उसी साल उसने 1519 में ही भेरा के ऊपर भी अटैक किया और वहां पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करने में वो कामयाब हुआ। लेकिन जैसे ही इस एरिया की जो भी गतिविधियां हैं उनकी वजह से ये वापिस चले जाते हैं। दोबारा पेशावर पर एक और अटैक किया बाबर ने। पेशावर के ऊपर दूसरा अटैक था, लेकिन जब उसने ये देखा कि बदखशां की स्थिति ठीक नहीं है तो पेशावर से वो वापिस चला गया।
बदखशा में उसने अपने पुत्र हुमायूं को गवर्नर बनाया हुआ है। उसके बाद तीसरा जो अटैक था उसका वो सियालकोट पर भी था। उसने यहाँ धार्मिक रूप से भी अत्याचार करने की कोशिश की है और उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो ये सियालकोट पर भी उसने आक्रमण किया, लेकिन फिर वो वापस गया। तो इस प्रकार से ये जो आक्रमण थे उसके 1520 में ये आक्रमण था उसका। तो ये जो आक्रमण थे, आरंभिक जो 4 आक्रमण उसने किए, इन आक्रमणों में वो कामयाब होता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ 3 लोग हैं जो बाबर को काबुल में इनविटेशन देते हैं। जैसे कि सबसे पहले है दौलत खान लोधी, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी का चाचा ही है। एक इब्राहिम लोधी का मामा है आदम खान लोधी। एक राणा सांगा है। अब ये मानते हैं कि इससे छुटकारा होगा और बाबर ऐसे ही वापस चला जाएगा अटैक करके, जैसे कि समरकंद में उसका पूर्वज तैमूर भारत में आया था। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया भारत पर और लूटमार करके वापस चला गया। ऐसी सोच इन लोगों ने भी सोची कि इब्राहिम लोधी से छुटकारा कैसे हो, कि वो आक्रमण करे, इसको पराजित करे और ये वापस चला जाए। ये उन्होंने सोचकर उसको आरंभिक काल में इनविटेशन जो थे दिए। यहाँ तक कि दौलत खान लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खान को उसके पास भेजा है इनविटेशन के लिए। बाकी दूसरी तरफ से पत्र व्यवहार हुआ है कि भाई उसने इनविटेशन दिया भारत के ऊपर, इब्राहिम लोधी के दिल्ली सल्तनत के ऊपर वो आक्रमण करेगा। तो ये जब उसको इनविटेशन मिलने शुरू हुए तो उसने भारत की तरफ अपना ध्यान दिया। इन 4 आक्रमणों के अलावा एक जो सबसे शक्तिशाली जो आक्रमण था, जो पानीपत की पहले लड़ाई के रूप में हमें दिखता है, वो सामने आया। अब इनसे पहले कि ये भारत के ऊपर अटैक करे तो हमें भारत की राजनीतिक अवस्था के बारे में भी हमें देखना होगा कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। जैसे ईश्वरी प्रसाद जो है हिस्टोरियन, वो क्या लिखते हैं, 16वीं शताब्दी के आरंभ में यानी 1526 में भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का एक जमघट था, जो किसी भी शक्तिशाली तथा दृढ़ निश्चयी आक्रमणकारी का बड़ी आसानी से शिकार बन सकता था। और बाबर खुद लिखता है अपनी आत्मकथा में तुझके बाबरी में, जब मैंने हिंदुस्तान विजय किया, यहाँ 5 मुस्लिम तथा 2 काफिर राज्य कर रहे थे। यद्यपि यहाँ पहाड़ी व जंगली प्रदेशों के छोटे छोटे तथा महत्वहीन अनेक राजा व राज्य भी थे। अब इस पूरे इलाके की अगर हम देखें कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो किस प्रकार की थी। यहाँ मैंने अभी बात की थी इब्राहिम लोधी की कि उसी के सरदार उसके विरुद्ध हैं। पंजाब का इलाका दौलत खान के पास है, लेकिन वो स्वतंत्र व्यवहार करता है। बिहार का इलाका पहले दरिया खान लोहानी था, बाद में उसका पुत्र बहार खान लोहानी बना। इनको नोहानी भी कहा जाता है। तो ये अफगान सरदार हैं। इसके अलावा इसमें जौनपुर का इलाका है। जौनपुर में भी जो है वो इनके नाम मात्र का उसके अधिकार में है। तो ये आरंभिक जो थे इसके इलाके इनके पास थे। इसके अलावा गुजरात में आरंभ में जब बाबर ने आक्रमण किया, मुजफ्फर शाह था, बाद में उसका पुत्र जो है वो बहादुर शाह गुजरात का शासक बना है। इसके अलावा जौनपुर में जो है जमाल खान था, पहले इब्राहिम लोधी का भाई था जौनपुर में, बाद में इब्राहिम लोधी ने उसकी हत्या करवा दी और यहाँ एक नया जो शासक था उसको नियुक्त किया इसने, नासिर खां लोहानी। इनको नोहानी भी कहा जाता है। तो ये जौनपुर की स्थिति थी। इसके अलावा था इसमें मालवा। मालवा में आरंभ में ये इलाका मालवा का है और दक्षिण जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी था। मालवा में महमूद सेकंड जो है वो शासन करता था और वो सपोर्ट लेता है गुजरात के शासक बहादुर शाह से। और इसी का आगे एक सरदार था जिसका नाम था मेदिनी राय। बाद में वो प्रभावशाली बना और वो ही वास्तव शासक जो था वो चंदेरी का बन गया, यानी मालवा इलाके का चंदेरी कैपिटल है उसकी। तो ये जो है, और वो राणा सांगा से भी सपोर्ट लेता है मेदिनी राय। तो यहाँ ऐसी स्थिति थी ये मालवा के इलाके की। इसके बाद इसमें अगर हम देखें बंगाल में नुसरत शाह है जो बंगाल का मुखिया है। आगे चलकर जो बड़ा महत्वपूर्ण जिसका बाबर उल्लेख करता है कि 2 बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं वहां, उनमें मेवाड़ का राज्य है। ये मेवाड़ जिसकी राजधानी क्या थी, चित्तौड़। और चित्तौड़ में ही राणा सांगा जो है वो शासन करता था। वह एक शक्तिशाली था और उसने खनवाहा में जब बाबर की अगली लड़ाई हुई तो ये इसी के बीच में हुई है। और ये इसने इतने युद्ध किए हुए हैं कि इसके शरीर पर लगभग 80 घावों के निशान हैं। एक हाथ, एक आंख, एक पैर जो है वो काम नहीं करता है राणा सांगा का। तो इसी ने अगला मुकाबला बाबर से किया। तो इस प्रकार से ये मेवाड़ का राज्य था और शक्तिशाली राज्य था। और इसमें मुल्तान व सिंध, ये मुल्तान का इलाका है और ये सिंध का है। कंधार का जो शाह बेग अर्गो था उसने सिंध पर भी अपना अधिकार स्थापित किया हुआ और मुल्तान पर भी।
अब इसमें जो आगे चल के शाह बेग का पुत्र था जिसका नाम था शाह हुसैन, वो सिंध में शासन करता था। तो इस प्रकार से मुल्तान और सिंध के ऊपर जो शाह बेग अरगो है और उसका पुत्र, उनका प्रभाव यहाँ मौजूद था। इसके अलावा बिहार में दरिया खान लोहानी और बाद में उसका पुत्र बहार खान शासक बना। कश्मीर में मोहम्मद शाह जो है वो शासक बना। उड़ीसा में प्रताप रुद्र था। खानदेश में महमूद प्रथम था। इसके अलावा कामरूप में कूच वंश था उस समय। बहमनी राज्य जो ये बहमनी राज्य था, बाबर ने जब अटैक किया तो 5 टुकड़ों में ये बट चुका था, जिसमें बीजापुर था। इसके अलावा अहमदनगर में निजाम शाही थी। इसके अलावा जो बरार था उसमें इमाद शाही थी। बीदर में बरीद शाही थी और गोलकुंडा में कुतुब शाही थी। ये 5 अलग अलग जो राज्य थे ये बट चुके थे। इसके बाद इसमें जो दक्षिण में एक और नगर था, राज्य था विजयनगर, और विजयनगर का एक शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक स्थिति थी। और 1510 में जो गोवा है, यहाँ पर भी जो पुर्तगाली थे उनकी एंट्री जो थी यहाँ हो गई है। बाबर के आने से लगभग 16 साल पहले 1510 में उन्होंने यहाँ अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से यूरोप के लोग भी आ गए हैं, मध्य एशिया से बाबर आ गया, मुगल आ गए हैं और भारत की राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अगर ये व्यवस्था हम देखें, पॉलिटिकल कंडीशन, इसके अलावा यहाँ आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी। बाबरनामा में भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। वो ये भी कहता है कि बेरा से लेकर बिहार तक मेरी जो जमा है, यानी जो एस्टिमेटेड जो उसकी इनकम है वो उसको 52 करोड़ रुपए बताता है। तो ये एक बड़ा एक समृद्धशाली, और यहाँ तक कि वो बाबरनामा में ये भी लिखता है कि भारत के लोगों को संख्या का बड़ा ज्ञान है, यानी उनके पास बड़ी अधिक मात्रा में धन संपत्ति है, इसलिए उनको संख्या का भी ज्ञान है। तो उसी धन संपत्ति के लालच में जो है बाबर ने अटैक किया, क्योंकि यहाँ उसको शासन चलाना मुश्किल हो गया है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, सामाजिक अवस्था भी यहाँ उस समय में कंडीशन जो है वो अलग अलग जाति और उसमें बटे हुए हैं लोग और अपने हिसाब से ही सोचते हैं। लड़ने वाला कुछ ही वर्ग है, बाकी जनता अपने काम में लगी हुई है। तो ये समाज की स्थिति थी। और प्राकृतिक अवस्था का खुद बाबर भी वर्णन करता है कि किस प्रकार के यहाँ गांव हैं, बारिश है, पशु पक्षी कैसे हैं, उसकी नेचर के बारे में जो बड़ा वर्णन है प्रकृति का। बाबर छोटे छोटे जीवों के बारे में काफी डिटेल से बाबरनामा में लिखता है। तो ये उनके इस तरीके की कंडीशन जो थी ये 16वीं शताब्दी के आरंभ में थी। बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया उसको कारण क्या बताए गए हैं कि क्यों उसने अटैक किया। पहली बात तो ये कही जाती है अपना जो पैतृक स्थान था उसका, फरगना, अंदीजन, समरकंद, उन स्थानों पर वो असफल हुआ है, इसलिए वो भारत की तरफ उसने अटैक किया है। इसके अलावा बाबर का महत्वाकांक्षी चरित्र, जैसा कि हम देख चुके हैं कि वो फरगना, समरकंद सब उससे हाथ से निकल के बार बार वो कोशिश करता है उसको लेने की। तो ये उसकी महत्वाकांक्षा बताती है। अब वो काबुल में भी आके उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। अब काबुल के बाद भी वो जो है वो भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो उसके जो साथी हैं वापिस जाना चाहते हैं तो वापिस नहीं गया वो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि वो महत्वाकांक्षी चरित्र उसका है। और भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसने भी उसको प्रभावित किया। अव्यवस्था फैली हुई है, अधिकार करना ज्यादा आसान था। उसकी आर्थिक स्थिति ने उसको इनवाइट किया, इतनी अधिक धन संपत्ति थी। और जो अंतिम थी वो ये था, यहाँ से लोगों ने निमंत्रण दिया है, दौलत खान लोधी का पुत्र दिलावर खान काबुल तक गया बुलाने के लिए, और ये कहा कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़े, हम साथ देंगे आपका। तो इस प्रकार से ये जो है आरंभिक उसने आक्रमण क्यों किए, ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ प्रमुख विजय बाबर की कौन कौन सी थी, उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध आता है 1526 में। नवंबर 1525 में काबुल से बाबर चला और उसने इसी पंजाब के इलाके में अपने पुत्र का वेट किया जो कि बदखशां से आया। वो थोड़ा लेट हो गया और यहीं उनको काफी टाइम लग गया पंजाब में, और वो इस इलाके से होते हुए यहाँ पानीपत पहुंच गए हैं 12 अप्रैल 1526 को। अब यहाँ आ गए हैं। इधर जब ये सारी इंफॉर्मेशन इब्राहिम लोधी जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था उसे पता चली, वो भी अपनी सेना लेकर पानीपत की तरफ कूच किया उसने। तो दोनों की सेनाएं 14 अप्रैल 1526 को आमने सामने जो थी वो आ गई है। अब बाबर जो है वो एक असफल आदमी था मध्य एशिया में, लेकिन उसने भारत में जो युद्ध की जो टेक्निक थी उनको वैसे इंप्लीमेंट किया जो उसने उज्बेकों से सीखा था। जैसे कि तुलगमा पद्धति थी,
या इसके अलावा जो तोप खाना था वो उसने रोमी शासकों से सीखा उसने, वो सारी की सारी उसने पानीपत में उसने इम्प्लीमेंट कर दी। अब वो जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसकी, उस इम्प्लीमेंटेशन में उसने पानीपत को राइट साइड जो है वो रखा अपने, और उस राइट साइड में पानीपत जो शहर था वो रखा, और बीच में उसने 700 बैलगाड़ियां जो जिसमें वो अपना लेके आया हुआ था अपना सामान, साजो सामान जिसमें वो लाद कर लाया है वो बैलगाड़ियां, और कुछ आसपास के इलाकों से वो बैलगाड़ियां उसने इकट्ठी कर ली, और उनको राइट साइड में पानीपत शहर था और उसने बैलगाड़ियां वहां लगा दी। जहां बैलगाड़ियां खत्म होती थी, उन्हीं बैलगाड़ियों को खत्म होने के बाद उसने वहां खाइयां खुदवाई, उनको पेड़ों की टहनियों से ढक दिया गया। तो इस प्रकार से उसने जो ये प्रणाली थी युद्ध की, उसको अपनी स्ट्रेटेजी जो थी वो उसने लगा ली है। और उसके पीछे जो है उसने जो बैलगाड़ियां थी गीले चमड़े की रस्सी से बांधा उनको, ताकि गीला चमड़ा है जल्दी से टूटेगा नहीं, अगर एक गाड़ी है एक छकड़ा वो खींचता है कोई तो सारे के सारे खींचेंगे। तो ये पद्धति उसने सीखी। उसके अलावा उन बैलगाड़ियों के पीछे उसने छाती तक की ऊंचाई के चबूतरे बनाए, और उन चबूतरों के पीछे जो है वो तो जो उसके बंदूकची हैं वो बैठे हुए हैं। उन बंदूकचियों के पीछे जो है वो तोप खाना जो लगा हुआ है। तोप खाने में उसके दो प्रमुख तोपची थे, जिसका नाम था उस्ताद अली, और दूसरा जो प्रमुख तोपची है उसका नाम है मुस्तफ़ा। अब ये दोनों ही लोग जो है ऑटोमन एम्पायर या रोमी जो राज्य था वहां से बुलाए गए थे, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस एशिया में तोप खाने का प्रयोग किए हुए। 1514 में ईरान का जो शासक था शाह इस्माइल सफवी और जो रूमी सम्राट था उनके बीच में चाल्दीरान की लड़ाई हुई है 1514 में, और वहां तोप खाने का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। और विद इन 8 ईयर्स 8 साल के अंतराल के दौरान ही बाबर ये जो नई टेक्निक थी तोप खाना वो भारत में पानीपत की लड़ाई में इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि उनको बारूद का पता नहीं है, भारत में बारूद का पता है, आतिशबाजी का पता है, किले तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल होता है, लेकिन तोप खाने के लिए पहली बार पानीपत की लड़ाई में तोप खाने का में बारूद का इस्तेमाल किया गया। तो अब अगर पानीपत की हम ये लड़ाई देखें तो इब्राहिम लोदी जो है वो इन सारी टेक्निक से भिन्न है, अनभिज्ञ है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये देखें तो उस समय के जो हिस्टोरियन है, खुद बाबर लिखता है बाबरनामा में, उसके पास 12,000 सैनिक हैं, और रशवुक विलियम ये कहता है कि उसके बाद जो है उसके जो संख्या थी वो मुश्किल से 8,000 घुड़सवार की थी। अबुल फजल भी 12,000 घुड़सवार बोलता है। जदुनाथ सरकार जो है वो ये कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना जिसको बाबर 1 लाख बताता है, तो जदुनाथ सरकार ये कहते हैं कि 20,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे, लेकिन फिर भी संख्या में वो जो है वो ज्यादा थे, क्योंकि उसमें नौकर चाकर और फौज का सामान जो ढोने वाले लोग हैं वो भी काफी अधिक मात्रा में उसके साथ थे। तो ऐसी स्थिति में अब जब ये स्ट्रेटेजी पूरी बन गई है, 20 तारीख की रात को, ऐसे छुटपुट घटनाएं इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना के बीच में होती हैं, लेकिन 20 अप्रैल की रात को बाबर ने अपने कुछ सैनिकों को इब्राहिम लोदी के शिविर पर हमला करने के लिए भेजा, ताकि उसको उकसाया जा सके। जब उसको उकसा दिया गया तो वो अगले दिन उस पर अटैक करेगा, और उसने स्ट्रेटेजी अपनी सारी बना रखी है तुलगमा पत्ती। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होने के बाबर लिखता है कि जब 1.5 लाठी सूरज उग चुका था तब ये युद्ध शुरू हुआ। ये कहा जाता है 9 साढ़े 9 के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ है। और उसके बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उसने जो अपनी स्ट्रेटेजी जो बना रखी थी, छकड़े, बंदूकची, तोपखाना, वो लगा दिया। जब उसकी रेंज में वो स्वयं आया इब्राहिम लोदी, तो उसने 2 अपनी रिजर्व जो आर्मी है वो पीछे बिठा रखी थी, और लगभग 2 कोस पीछे बाबर उसको हैंडल कर रहा है पूरे युद्ध को। उसने जैसे ही वो आगे आए तो वो उसने 2 जो रिजर्व जो टुकड़ियां थी उनको जो खाइयां खोद रखी उनके ऊपर से घुमा के उसके ऊपर आक्रमण किया। इधर से दूसरे ने आक्रमण किया पानीपत शहर के ऊपर से घूम के, उस सेना को आगे धकेला गया। आगे तोपें चल रही हैं, बंदूकची हैं, और ये जो युद्ध था ये दोपहर तक समाप्त हो गया। खुद बाबर ये लिखता है कि जब सूर्य ठीक भाले की नोक पर था ये युद्ध हमने जीत लिया। और इस युद्ध के बारे में वो लिखता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपार कृपा और दया से यह कठिन कार्य मेरे लिए आसान बन गया, और वह विशाल शक्तिशाली सेना आधे दिन में ही धराशायी हो गई। और इब्राहिम लोदी जहां मरा हुआ मिला वहीं उसके शव को दफन करवाया। ये वैसे मुगलों में कोई ऐसा ट्रेंड था नहीं तो पूरे मध्यकाल में ये ट्रेंड था, जो भी उनका दुश्मन है उसका सिर काटा जाए,
भाले पर रखा जाए, सार्वजनिक उसको दिखाया जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबर ने आदेश दिया और ये कहा कि इब्राहिम लोदी का जो शव है उसके जनाजे को नहलाया जाए, मिश्री का हलवा तैयार किया जाए, जल वफ्त के थान मंगवाए जाए और जहां वो गिरा हुआ मिला युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए उसको वहीं दफन किया जाए। आज भी पानीपत में ही इब्राहिम लोदी का मकबरा है जिसे बाबर ने जहां दफन करवाया था। तो इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, तो बड़े साफ तौर पे ये इसका परिणाम ये निकला, लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ इससे, जिसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत की 1206 में हुई थी। अब वो खत्म हो गया है। 5 वंश थे वहां और ये अंतिम वंश था लोधी वंश, और उसका इब्राहिम लोधी पानीपत में लड़ता हुआ मारा गया। इस इब्राहिम लोधी के साथ जो ग्वालियर था, ग्वालियर का जो शासक था विक्रमजीत, वो भी इस युद्ध में वहां मारा गया है बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ। तो इस प्रकार से ये मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ है और मुगल वंश की स्थापना हुई है। भारत में मुगलों की एंट्री हो गई है। इसके अलावा अफगान शक्ति जो थी उसको आघात लगा, जो बड़े बड़े कबीले जो सपोर्ट करते थे राजा को वो खत्म हुए हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व जो है इसका हुआ है अलग तरीके से। अब भारत की सभ्यता संस्कृति के ऊपर मुगलों का असर पड़ा है। इसके अलावा बाबर के व्यक्तिगत जीवन में भी उसका महत्व था। इस युद्ध को जीतने के बाद उसकी प्रशंसा और कम सैनिकों के साथ तुलगमा पद्धति और तोप खाने की पद्धति, हालांकि वो तोप खाने में वो मानता नहीं है कि भाई ज्यादा उसका सहयोग रहा है, वो मानता है कि उसके धनुर्धारियों ने और जो उसके बंदूकची और जो उसकी तुलगमा पद्धति है जो उज्बेकों से उसने सीखी थी उससे वो युद्ध जीता है। तो व्यक्तिगत जीवन में उसका जो है बड़ा महत्व रहा और सैनिक महत्व भी है। अब युद्ध करने का जो पैटर्न था अब उसको बाबर ने भारत में चेंज कर दिया, यानी ये बताया कि युद्ध की नई टेक्निक जो एशिया में और दूसरे स्थानों पर चल रही है विश्व में, उनको जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी के सामने नहीं टिक सकते। अगले से ये सैनिक महत्व भी रखती है पानीपत की लड़ाई। अब बात ये आती है कि क्या पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद उसका पूरे उत्तर भारत पर अधिकार हो गया था? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में जो अफगान सरदार थे जो कि इब्राहिम लोदी के अधीन थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। जैसे कि संभल में कासिम खान था, ग्वालियर में तातर खान था, बयाना में निजाम खान था, दिल्ली के नजदीक मेवात में हसन खान मेवाती था। तो इस प्रकार से, या कन्नौज में नासिक खान था। ये सब लोग जो है स्वतंत्र व्यवहार शुरू कर दिया और यहाँ तक कि बाबर की सेना जो है वो डरती भी है। आम लोग विद्रोही हो गए हैं, कोई कर नहीं देता है, ऐसी स्थिति उसके पास है। उसने दिल्ली और आगरा में हुमायूं को भेज दिया था पानीपत लड़ाई जीतने के बाद और खजाने को अपने अधिकार क्षेत्र में उसने ले लिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है अब एक नया गठबंधन जो था वो बनना शुरू हुआ और वो बनना किसके साथ? वो बना है मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ। वास्तविक नाम था राणा संग्राम सिंह। अब जो अफगान थे जो हार गए थे, अब वो राणा सांगा के झंडे के नीचे लड़ने को उतारू थे। और राणा सांगा की अपनी एक इच्छा थी, वो इस नॉर्थ इंडिया में हिंदू शाही वंश जो है वो स्थापित करना चाहता है, हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता है। और उसकी ये सोच थी आरंभिक काल में 1517 में जब इब्राहिम लोदी बैठा था, क्योंकि अब स्थिति कुछ और है 1526 में, तब उसने इसको इन्वाइट किया था कि वो आए और इसको मारे और आक्रमण करके वापिस चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब ये यहाँ आया तो इस यहाँ आकर वो रुक गया है, ये उसको परेशान करती है बात। इसीलिए अब इब्राहिम लोदी का भाई आदम खान लोदी लगभग 10,000 फौज को लेकर वो इसके झंडे के नीचे आया। हसन खान मेवाती 12,000 सैनिकों को लेकर इसके झंडे के नीचे आया। अब यहाँ जब एक नया गुट बना तो बाबर को भी ये लगा कि ये वास्तव में अब एक और बड़ी जो है उसको थ्रेट है यहाँ, अगर वो कब्जा रखना चाहता है भारत में। तो अब अगली जो स्थिति थी वो ये हुई कि अब बिल्कुल आगरा के तक प्रभाव बढ़ गया राणा सांगा का, और उसने खनवाह के स्थान पर ये जो युद्ध था ये हुआ। और इसमें ये जो इसका डाटा जो आता है खनवाह के युद्ध का कि कितने उसके पास जो सेना जो थी वहाँ मौजूद थी, और उस मौजूदगी से पहले एक हम ये बात देखेंगे कि इन दोनों के बीच में युद्ध का प्रमुख कारण क्या बना। दोनों एक तो साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पानीपत के युद्ध के बाद की स्थिति बदल गई है। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाया उन्होंने विश्वासघात का, कि एलिगेशन ऑफ ब्रीच ऑफ फेथ किया उन्होंने। अब ये कहता है कि तूने वापस जाना था, तू वापस नहीं गया। ये कहता है कि जब मैंने यहाँ पानीपत दिल्ली पे अटैक किया तूने आगरा पे अटैक करना था। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं।
इसके बाद युद्ध की जो घटनाएं थी वो पहले क्या हुआ, बयाना में राजपूतों ने जो राणा सांगा की सेना थी उसमें जो मेहंदी ख्वाजा नाम का जो बाबर का प्रतिनिधि था उसको हराया। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के निकट भी जो प्रारंभिक मुठभेड़ हुई उसमें मुगल आ रहे हैं, उनका मनोबल गिर गया। बाबर का एक ज्योतिषी था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। उस ज्योतिषी ने ये कहा कि बाबर यहाँ इस युद्ध में जरूर हारेगा, उसकी हार निश्चित है। ऐसी स्थिति में बाबर ने उस मोहम्मद शरीफ का वध करवा दिया और उसके बाद अपने सैनिकों को उसने मोटिवेट करने के लिए भाषण दिया और उसने सौगंध खाई और ये कहा कि आज के बाद मुस्लिमों से तमगा यानी जो चुंगी कर था वो नहीं लेगा, और इस युद्ध को एक धर्म युद्ध यानी जिहाद का रूप उसने दिया। और उसमें वो खुद जो भाषण है वो दिया उसने, और वो क्या दिया, अमीरों और सैनिकों, प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है उसकी मौत अंत निश्चित है, केवल अल्लाह ही शेष रहता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। जीवन का आनंद वही ले सकता है जो मृत्यु से न डरता हो। मेरी यह इच्छा है कि मेरी मृत्यु सम्मान के साथ हो तथा मुझे गौरव की प्राप्ति हो। यदि हम इस युद्ध में मारे गए तो गाजी कहलाएंगे, अन्यथा संसार का उपभोग करेंगे। आओ हम सब कुरान शरीफ लेकर शपथ उठाएं कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम किसी भी तरह के बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। तो जो ये युद्ध शुरू हुआ उससे पहले उसने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, युद्ध के लिए तैयार किया। उनके मन में राजपूतों की जो युद्ध कला थी उससे वो उनको ये लगा कि वो हार निश्चित है। बाबर ने उनमें प्राण फूंके और युद्ध के लिए उनको तैयार कर लिया है। 16 मार्च 1527 को जो ये युद्ध था फतेहपुर सीकरी के नज़दीक जो खनवा है वहाँ ये युद्ध हुआ। और इसमें भी ये सेना जो है इसकी भी बढ़ा चढ़ाकर बाबर नामा में उसने वर्णन किया। वो ये लिखता है कि मेरे पास तो 25,000 सैनिक हैं और राणा सांगा के पास लगभग ये 2 लाख हैं। लेकिन दूसरे सोर्सेज से पता चलता है कि बाबर की सेना में लगभग 40,000 थे और राणा सांगा के पास 1 लाख थे। और इसमें भी यहाँ जो उसको सपोर्ट मिली राणा सांगा को, यहाँ कम से कम 7 राजाओं ने साथ दिया, 104 सरदार थे, 500 हाथी थे और एक बड़ी सेना लेकर, जैसे कि इब्राहिम लोदी आया था उसी पैटर्न पे लड़ने का तरीका उसका था। अब बाबर ने पानीपत में 700 छकड़े इकट्ठे किए थे, यहाँ खनवा में उसके छकड़ों की संख्या 1000 हो गई है और उसने गीले चमड़े की बजाय लोहे की चेन से उसने उनको बांध लिया है और वही तोप खाने का जो सिस्टम पानीपत में उसने अडॉप्ट किया वही किया। इसके अलावा उसने अपने बंदूकचियों को के सामने एक पहिए लगे हुए ऑब्स्टेकल्स उसने तैयार कराए जिसको मूव किया जा सकता था, उसके पीछे उनके बंदूकची हैं। और जब ये युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में जो खनवा में जो युद्ध हुआ, राणा सांगा ने अपनी पूरी जो ताकत थी वो बाबर की जो राइट विंग थी उसके ऊपर झोंक दी और युद्ध ऐसी स्थिति एक बार लगी कि वो जीत जाएगा। लेकिन जो बाबर का जो पैटर्न था युद्ध करने का वो रिजर्व आर्मी रखते हैं, उसने अपनी रिजर्व आर्मी को उस जो दायां पक्ष था उसका उसमें झोंक दिया और उसका पासा पलट गया। और ऐसी एक और स्थिति पैदा हुई वहां, सिलहदी जो था वो राणा सांगा का ही एक उनमें उसकी सेना में था, उसने उसके साथ विश्वासघात किया जिसकी वजह से पासा पलटा और लगातार 10 घंटे के युद्ध में ये जो राणा सांगा था वो पराजित हुआ और उसके सैनिक उसको युद्ध मैदान से लेकर निकल गए हैं और बाबर जीत गया। बाबर ने उसका पीछा भी नहीं किया, उसके सैनिक उसको लेकर उनकी जो राजधानी थी चित्तौड़ चले गए हैं। बाबर ने उचित भी नहीं माना कि वो चित्तौड़ तक पीछा करे। बाद में राणा सांगा की मृत्यु हुई है और युद्ध में वो घायल था ही, पहले भी उसके शरीर पर 80 घावों के निशान थे। तो इस प्रकार से ये जो है उसके खुद के सैनिक, ये कहा जाता है कि उनके सैनिकों ने ही षड्यंत्र के तहत बाद में उसको मारा। कई जगह लिखा जाता है कि भाई वो अपमान की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये एक क्या था, राणा सांगा भी जो उसका प्रबल जो एक बाबर के साथ जो युद्ध हुआ प्रतिद्वंदी था वो भी यहाँ समाप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक जो लड़ाई थी, जो रशबुक विलियम उसके बारे में कहता है, भारत की विजय अब तक बाबर के साहसपूर्ण जीवन की परंपरा मानी जाती थी, परंतु इस खनवा की जो विजय थी उसकी कुशलता व योग्यता की पहचान सामने आई तथा यह विजय उसके जीवन का आधार बन गई। तो इस प्रकार से ये पूरी जो युद्ध हुआ ये मार्च 1527 में हुआ, 16 मार्च 1527 और जो 30 जनवरी 1528 को जो राणा सांगा है उनका देहांत हुआ है। तो इस प्रकार से ये एक पूरा जो इलाका था इसमें प्रभाव जो है वो बाबर का हुआ।
अब बाबर जो है वो ये भी देखता है कि अब दक्षिण की तरफ जाने के लिए जो चंदेरी है उससे समझौता करने के लिए भी इनविटेशन उसने दिया बाबर ने मेदिनी राव को, लेकिन समझौता नहीं माना गया। उसने दिसंबर 1527 में अपनी सेनाएं चंदेरी की तरफ भेज दी है। जनवरी 1528 में चंदेरी में युद्ध हुआ, बड़े मुकाबला किया गया इसमें मेदिनी राव द्वारा, लेकिन उसकी हार जब उसे ये लगा कि निश्चित है तो जौहर प्रथा का आयोजन किया गया और ज्यादातर जो लोग थे वो उसमें मारे गए हैं। अब इन दो युद्धों में जिहाद का भी वर्णन किया गया, जैसे यहाँ भी जिहाद का उल्लेख किया गया। जब खनवा की लड़ाई हुई, जब इसमें लोग मरे, उन लोगों के सिरों की मीनार बनाई गई थी। ऐसे ही चंदेरी में भी हुआ। तो इस प्रकार से ये दो जो युद्ध हैं उनको जिहाद का रूप दिया। एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह उसने अपनी फौज का जो है वो ब्रेन वॉश करके युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया। अब मेदिनी राव के जो दो पुत्रियां थी वो उसके हाथ लग गई हैं। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं और कामरान के साथ उनका विवाह कर दिया है। तो इस प्रकार से चंदेरी जो कि दक्षिण का मार्ग था जाने के लिए उस पर अधिकार हो गया। यहाँ के जो किला था, बड़े इसमें बाजार थे, बड़ा फेमस शहर था चंदेरी। तो इस प्रकार से ये 1528 में जो युद्ध था, 26 में पानीपत की लड़ाई, 27 में खनवाह की लड़ाई, 28 में चंदेरी की लड़ाई। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति जो है वो मजबूत होती चली गई। इसके बाद उसने जो बचे खुचे जो अफगान थे उनके साथ भी एक और लड़ाई हुई जिसका नाम था गागरा की लड़ाई। अब जो अफगान यहाँ साथ दे रहे थे उसका, मेदिनी राव भी राणा सांगा के साथ था, महमूद लोधी भी उसके साथ था, हसन खान मेवाती भी है। ये सारे जो लोग थे अफगान जो बचे कुचे थे वो उत्तर प्रदेश और जो बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो बंगाल का नुसरत शाह था उसके साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। बाबर ने उस गठबंधन को तोड़ने के लिए अपने दूतों को बंगाल के नुसरत शाह के पास भेजा है, लेकिन स्थिति जो है वो काबू में नहीं कर पाया वो। और एक बार वो अपनी सेनाएं लेकर जब गंगा नदी पार करने लगा तो अफगानों ने गंगा नदी पार नहीं होने दी। अपने तोपखाने से उसने गंगा नदी को पार कर लिया और इस तोपखाने से वो कामयाब हुआ है। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ काबुल और आसपास की स्थिति ठीक नहीं है, वो दोबारा आगरा चला जाता है तो और यहाँ अपने पुत्र अस्करी को छोड़ जाता है। तो इसके बाद दोबारा जब अफगानों की शक्ति बढ़ती है तो वो निर्णायक रूप से इनको खत्म करना चाहता है और वो यहाँ मई के महीने में जो है इस इलाके में एंट्री करता है और वो चुनार आ जाता है। चुनार और बक्सर के इलाके तक पहुंचता है। अब सारे के सारे नुसरत शाह और अफगान जो है वो यहाँ आ गए हैं। ये गंगा और गागर, ये दोनों जो नदियां हैं यहाँ मिलती हैं छपरा के पास। अब यहाँ उसको रोक दी है उसको, और यहाँ तक कि उसको रोकने के लिए 24 बड़ी चौकियां जो है वो स्थापित की गई थी। ये जल युद्ध भी था और स्थल युद्ध भी था। अब जब इसको नहीं पार करने दिया गया तो अस्करी ने गागरा जो नदी है इसको थोड़ी ऊपर से जाके क्रॉस किया। ऊपर से जाके क्रॉस करके यहाँ जब बाबर और अस्करी की सेनाएं मिली तो ये युद्ध में जीत गए हैं अपना। तो इस प्रकार से गागरा की जो लड़ाई थी उसमें महमूद लोधी जो अफगानों का लीडर था निर्णायक रूप से हार गया है। नुसरत शाह भी हार गया। नुसरत शाह को छोड़ दिया, उसका जो इलाका था उसमें उसने इंटरफेयर नहीं किया। बिहार में जो अफगान थे उनके साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया। तो इस प्रकार से उसने बिहार बंगाल के क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है, बल्कि जो इससे गागरा और इससे इस तरफ का जितना इलाका था उसको वो ऑर्गेनाइज करना चाहता है, कंसोलिडेट उसको करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये 4 लड़ाइयाँ जो थी उसने, ये युद्ध जो है वो 4 लड़े और उसमें वो कामयाब रहा। अब ये कहा जाता है कि बाबर जो है ये कि सफल क्यों हुआ इन सारी चीज़ों में, कि भारत में आया और एक अनभिज्ञ, वो शुरू में डरता है भारत में आने से, वो अनभिज्ञ है उन चीज़ों से कि वो किस तरीके से यानी उसको यहाँ आएगा, किस तरीके का माहौल है, कैसे वो जीतेगा, लेकिन वो कामयाब हुआ है। तो कामयाबी का कारण क्या है? तो भारत की राजनीतिक अवस्था है। यहाँ गुट बढ़ा लेकिन कामयाब नहीं हुआ क्योंकि युद्ध की टेक्निक नहीं है। तो राजनीतिक अवस्था पूरा राज्य अलग अलग उसका क्या है बिखरा हुआ है छोटे छोटे राज्यों में। दूसरा था इसमें सामाजिक मानसिकता थी। जो लोग लड़ने वाले हैं लड़ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं। तो सारी पब्लिक एकदम विरोध नहीं करती है। तो ये भारत के लोगों की मानसिकता थी। जो भी आता है उसको टैक्स देते हैं। प्राचीन काल से ये थी, कोई नरपहु हमें क्या हानि, राजा कोई भी बन जाए हमें कोई हानि नहीं, हमने तो टैक्स ही देना है। तो ये जो मानसिकता थी ये बड़ी खतरनाक मानसिकता थी। तो जिसकी वजह से ये बाबर जो है वो कामयाब हुआ। इसके अलावा भारतीय शासकों का बदनाम होना, जैसे कि इब्राहिम लोधी का चाचा दौलत खान लोधी वो खुद इन्विटेशन दे रहा है, वहां दिलावर खान को भेज रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, वो अपने ही भाई को मरवा देता है जौनपुर में।
तो अपने साथियों को मजबूत ना करके वो ऐसे करता है कि वो उसका विरोध करने की बजाय क्या वो इन्विटेशन देते हैं। तो ये उन शासकों का बदनाम होना भी है, अपनी प्रजा के बीच में भी और अपने साथियों के बीच में भी। इसके अलावा बाबर का व्यक्तित्व, जो बाबर जो है, फरगना भी हाथ से निकल गया, समरकंद भी निकल गया फिर, लेकिन उसने कोशिश की, काबुल में आ गया वो, काबुल से भारत की तरफ उसने एंट्री की है। तो उसकी खुद की पर्सनैलिटी ये है कि वो हार नहीं मानता है, और वो जब उससे सब कुछ छिन गया था तब भी वो ये कहता कोई बात नहीं, मैं तो जीवित हूँ, दोबारा साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो जो उसकी संघर्ष करने की जो उसकी इच्छा शक्ति थी, जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, यानी जब यहाँ सैनिक, उसके सैनिक ये कहते हैं कि हम राणा सांगा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम वापस काबुल जाना चाहते हैं, तो उसने भाषण देकर रोका उसको। तो ये उसका अपनी खुद का व्यक्तित्व था। बाद में उसने परमिशन दे दी थी उनको कि जो जाना चाहता है वो चला भी जाए। एक उसका बेग जो है वो चला भी गया था पहले। तो इस प्रकार से ये जो है उसने, उसकी खुद की जो पर्सनैलिटी थी वो बड़ा कामयाब थी। बाबर की युद्ध पद्धति व अनुशासित सेना, बाबर जो लेटेस्ट टेक्निक है उसका प्रयोग करता है। उज़्बेकों से बार बार पिटने के बाद उसने ये जरूर सीख लिया तुलगमा पद्धति, कि घेरा डालना है, पीछे से भी घेर लेना है, पीछे से आगे की तरफ धक्का मारना, आगे से उनको एकदम जो है वो तोपों से उनको रोकना है। तो ये उनको घेरा डाल के मारने की पद्धति उज़्बेकों से सीखी, ये उसकी युद्ध पद्धति थी और डिसिप्लिन्ड था वो। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया तोप खाने के बारे में भी उसने अपने तोपचियों को बुला रखा है। उसने कहाँ से, रूमी है वो, ईरान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, तोप खाना जो उस समय की लेटेस्ट टेक्निक थी, उसको भारत में वो लॉन्च करता है और थोड़े से लोगों के साथ वो कामयाब होता है इस युद्ध को जीतने में। यहाँ तक कि एक बार जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि तोपें उस समय आई थी, तो उनकी तोप एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया, तो उसको बड़ा निराश हुआ। तो बाबर उसको मोटिवेट करता है कि भाई और कोई बात नहीं, और एक्सपेरिमेंट करो। तो ये उसकी खुद की युद्ध पद्धति, अनुशासित सेना, ये सारी चीजें उसके पास थी। तोप खाने का प्रयोग जो है वो उसके काम आया, और उसकी जो धनुर्धारी है, उसके तोपची हैं, तुलगमा पद्धति है, ये सारी चीजें उसके काम आई है। तो इसलिए बाबर यहाँ से सफल हुआ है। और इब्राहिम लोदी या जो दूसरे जो लोग थे वो उसके खिलाफ युद्ध टेक्निक जो है वो उससे अवेयर नहीं थे, या इच्छा नहीं थी उनकी, या ऐसी इस तरीके से वो जीतना ही नहीं चाहते हैं, भीड़ इकट्ठी करके ले जाते हैं, युद्ध में शहीद होना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो चीजें थी वो युद्ध को युद्ध की तरीके से जीत के लिए ही वो आक्रमण वो करता है। तो इसका मूल्यांकन कैसे होगा, बाबर जो भारत में आके कामयाब हुआ, क्या मूल्यांकन है उसका, एक व्यक्ति के रूप में वो किस प्रकार से है, कामयाब व्यक्ति है। अब अपने परिवार को देखें तो अपने परिवार में वो जब, चाहे उसके पिता हैं, उसका भाई है, उसकी नानी है, उसके अपने पुत्र हैं, उन सबको वो सम्मान देता है और उनको जगह देता है। तो ये एक व्यक्ति के रूप में उसको माना जाता है। इसके अलावा उसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे कि वो शराब पीता था। जब खनवा की लड़ाई हुई तो उसने अपनी जो ईरानी शराब की जो सुराइयां थी वो सारी तोड़वा दी हैं, और उसने शराब के और जो ये प्याले थे, सुराई थी सोने चांदी के, उनको तोड़वा के फकीरों में बंटवा दिया है, और इसको जिहाद का नाम दिया था उसने। तो वो जो शराब थी जब उसके आड़े आई तो उसने छोड़ दी वो। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी है उसकी। तो और उस समय में जो अफीम का शौक रखते थे, या दूसरे जो इस तरीके के नशे के जो थे वो उसके अंदर थे बाबर, लेकिन उसने अपनी कभी जो सफलता थी उसके आड़े नहीं आने दिया। तो ये व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार से था। बाबर एक सैनिक और सेना नायक के रूप में भी है। सेना नायक के रूप में एक उल्लेख उसका मिलता है, एक बार वो ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ बर्फ है छाती तक, और पैर मार मार के उसको बर्फ के से रास्ता ढूंढना है, और रात को एक गुफा में रुके हैं। सैनिकों को गुफा के अंदर रखा, आप वो गुफा के गेट पर खड़ा है। और जब बाद में सुबह जब दिन निकला, सूर्य निकला, अंधेरा खत्म हुआ, तो पता लगा कि गुफा बड़ी लंबी है। तो वो ऐसा सेना नायक है, कई बार वो खुद किले पर चढ़ने के लिए, जो काबुल में अटैक उसने किया काबुल में, तो वो खुद जो 7 लोग किले की दीवार पे चढ़े थे उनमें खुद एक स्वयं था वो। तो ये वो दूसरे लोगों को आगे करके नहीं है, उसकी सेना उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहती है, सेना नायक है वो। प्रशासक के रूप में ये कहा जाता है, प्रशासक के रूप में अच्छा नहीं था। 1504 से लेकर 1519 के बीच में 15 साल उसने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा कोई भी जो रिफॉर्म्स थे वो नहीं किए हैं। तो इस वजह से ये एक और उसकी कमी सी मानी जाती है कि ये कमी थी। इसके बाद वो लेखक के रूप में उसने जो तुझके बाबरी या बाबरनामा लिखा है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में माना जाता है। उसने अपनी कमियों को एज इट इज लिख दी है, जो उसको लगती थी। एक बार वो एक पार्टी में गया
और उस पार्टी में जब उसके सामने कुछ खाने के लिए रखा तो वो उसे काटना नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि पसंद नहीं है क्या आपको? उसने कहा पसंद तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता काटना कैसे है। तो उन सारी चीज़ों को वो स्वीकार भी करता है और वो लिखता भी है। वैसे ही जो जो उसकी कमियां हैं, नशे की कमी है और दूसरी कमी है, वो सारी की सारी कमियों को वो स्वयं लिखता भी है। तो वो लेखक के रूप में जो उसने अपनी एक विधा थी या जो मसनवियाँ हैं वो लिखी उसने। चगताई तुर्की भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया था और बाद में विभिन्न भाषाओं में लिखा जाता है। बाद में इसके कई नावल भी आ गए हैं रशियन में। ये अब दुनिया के कई भागों में ये जो है बाबरनामा जो है वो पढ़ा जाता है। तो लेखक के रूप में उसकी वो एक डायरी के रूप में भी लिखता है इसको। कई बार तो वो डेली लिख देता है, रोज आज ये दिन है, ये तारीख है, ऐसा ऐसा हुआ। कई बार वो 15 दिन की इकट्ठी स्टोरी लिख देता है, कई बार वो महीने की लिख देता है, कई बार पेज ही गायब हो जाते हैं उसके, 2-2 साल का वर्णन नहीं मिलता या 2 महीने का वर्णन नहीं मिलता। तो ऐसा गैप भी है, फिर वो उसको इकट्ठा भी लिख देता है। कई बार उसके पेज ही गुम हो गए हैं कई जगह उसके डायरी के। तो इस प्रकार से वो लेखक के रूप में एक योग्य लेखक के रूप में माना जाता है। बाबर साम्राज्य निर्माता के रूप में ये कहा जाता है कि साम्राज्य निर्माता था। वो चाहे आंशिक रूप से साम्राज्य निर्माता है, लेकिन उसने स्टार्टिंग तो कर दी ना भारत में मुगल साम्राज्य की। आगे चल के अकबर ने उसको मजबूत किया, लेकिन निर्माता के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। इसके बाद इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं कि भाई इसके पास जो है वो समय नहीं था। वो कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास भी 5 साल थे, इसके पास भी 5 साल थे। 26 में आया, 30 में इसकी मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार उसके पास समय का अभाव देके ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर पाया। और ऐसी स्थिति में जब ये 4 लड़ाइयाँ उसने जीत ली तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की जो मृत्यु है वो हुई। और उसकी मृत्यु के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ हैं। जैसे एक कहानी तो ये है कि उसका पुत्र जो है आगरा में बीमार है, हुमायूं, और उसने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा अल्लाह इसको ठीक कर दे और इसकी बीमारी मुझे दे दे। ये कहा जाता है उस दिन के बाद से वो बीमार रहा। ये झूठी बात है। वास्तव में ये डिस्कवरी पे भी आई थी ये बात, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। पानीपत की लड़ाई के बाद उसने इब्राहिम लोदी की जो माता थी उसको जागीर दी। 7 लाख की इनकम की जो जागीर थी वो उसकी माता को अलॉट की उसने। उसके बावजूद इब्राहिम लोदी का जो सत्ता थी उसको छीनने का गम उसकी माता को था। उसने बाबर के 4 बावर्चियों को अपनी तरफ मिलाया धन देकर, और उसके खाने में जो रोटियां थी उसके ऊपर जहर चौपड़ दिया है। वो जहर उसके अंदर गया और उसकी वजह से वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू हुआ है। और खुद बाबर भी लिखता है कि वो 1528 में भी लगभग 6 बार बीमार हुआ है, 2 हफ्ते के लिए। तो वो धीरे धीरे बीमार रहना शुरू हुआ उस जहर के असर की वजह से। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा में भी इसका वर्णन करती है। तो उसके वजह से वो बीमार हुआ और 26 दिसंबर 1530 को बीमारी की वजह से बाबर की मृत्यु हुई है। कई जगह लिखा होता है कि 30 दिसंबर को इसकी मृत्यु हुई है। दोनों के बीच में 4 दिन का डिफरेंस। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ हमें पता चलती है। 1530 तक वो इस पूरे नॉर्थ इंडिया में बेहरा से बिहार वो खुद भी लिखता है कि उसके अधिकार में है। अब उसने जो उसका जो शासन था वो बदखशां से लेकर यहाँ तक कि आमू दरिया या ट्रांसऑक्सियाना का जो इलाका है वहाँ से लेकर और भारत के बिहार तक और नीचे चंदेरी तक का जो इलाका था वो जीतने में कामयाब हुआ है। और इससे काफ़ी अधिक मात्रा में जो है वो जो राज्य था उसका आया और उसका असर जो है आने वाले जो हिंदुस्तान था उसके ऊपर पड़ा। अब उसके पुत्र आगे उसके पौत्र अकबर ने भारत में ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो कि मुगल साम्राज्य पूरे विश्व में माना गया और भारत के समाज, संस्कृति, धर्म हर चीज़ को उसने बड़े गहरे से प्रभावित किया है। तो ये हमारा लेक्चर था बाबर के बारे में कि बाबर ने कैसे भारत में अपने राज्य की स्थापना की और कैसे वो कामयाब हुआ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।